अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। इस वीडियो के साथ मैं हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाके हिस्ट्री का सभी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, उसका पार्ट 1 है। मैंने पार्ट में वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में बोरिंग ना लगे। होता क्या हिस्ट्री होता थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन होता बहुत स्कोरिंग है। इसलिए वीडियो पूरा देखना, और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले इसको समझ लो। हिस्ट्री लिखने को हम लोग हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। हिस्ट्री लिखने को क्या कहा जाता है? हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। इंडियन ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री इंडिया में कैसे लिखी जाती है, क्या ट्रेडिशन रहा है, क्या परंपरा रहा है हिस्ट्री लिखने को, इसे हम कहते हैं इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, चलो समझते हैं लेक्चर को। हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड की हिस्टोरियोग्राफी कैसे लिखी जाती है? हेडिंग क्या है? हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड की हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है? तो बच्चों, हिस्ट्री में टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट पीरियड का हिस्ट्री कैसे लिखा जाता है। चलो समझते हैं। इन द एंशिएंट पीरियड इन इंडिया, memories of great deeds of ancestors and mythological lore, also memories of social transition were preserved with the help of oral recitals। अगर हम एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडिया की बात करें, उस समय जो भी हिस्ट्री लिखी जाती थी या जो भी हिस्टोरियोग्राफी था, उस टाइम के बारे में हमें जो सोर्सेस मिलते हैं, सोर्सेस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, आपको मालूम है हिस्ट्री लिखने के लिए 3 सोर्सेस की रिक्वायर होती है। पहला जो होता है ओरल, दूसरा होता है रिटन और तीसरा होता है मटेरियल। इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है? हिस्ट्री लिखा जाता है। तो अगर हम बात करें एंशिएंट पीरियड की, तो एंशिएंट पीरियड में क्या होता था? लोगों को लिखना आता नहीं था। तो उस टाइम के हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो उस टाइम के बारे में हमें ओरली मालूम पड़ता है, क्योंकि उस टाइम के लोगों को लिखना नहीं आता था। जो भी उस टाइम का इंफॉर्मेशन है हमें ओरली मालूम पड़ता था, क्योंकि उस टाइम के लोगों को लिखना नहीं आता था। तो आने वाले जनरेशन को क्या करते थे? ओरली बताते थे। समझ में आ गए? यहां पे देखो लिखा है ओरल रिसाइटल। अब यहां पे समझो, आपको समझाता हूं। इन द एंशिएंट पीरियड, अगर हम एंशिएंट पीरियड की बात करें इन इंडिया, मेमोरीज ऑफ ग्रेट डीड्स। ग्रेट डीड्स का मतलब होता है ग्रेट पर्सनालिटीज, यानी जो महान वर्क करते थे, जो ग्रेट पीपल होते थे, जैसे शिवाजी महाराज। समझ में आ गया? ऑफ द एंसेस्टर्स, एंसेस्टर यानी कि जो भी ग्रेट, जो महान वर्क, बड़े बड़े काम करते थे, जो ग्रेट पर्सनालिटीज थे, जो जिस एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? पूर्वजों के बारे में, है ना। जो ग्रेट पीपल थे, जो एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनके बारे में। एंड माइथोलॉजिकल लॉर। माइथोलॉजिकल लॉर का मतलब होता है गॉड के बारे में, भगवान के बारे में। जब हम देवी देवताओं के बारे में, पहले के लोग देवी देवताओं के बारे में कैसे, गॉड के बारे में कैसे बताते थे? ओरली बताते थे, है ना। एंड ऑल्सो मेमोरीज ऑफ सोशल ट्रांजिशन। सोशल ट्रांजिशन का मतलब होता है, सोशल ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंजेस। सोशल में क्या चेंजेस हुआ था, क्या बदलाव हुआ था, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है? वेयर प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ ओरल रिसाइटल्स। ओरली मिलता है। ओरल रिसाइटल का मतलब गाना, रिसाइटल का मतलब होता है गा के या ओरली बता के। समझ में आ गया? तो एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडिया की बात करें तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है पास्ट की, वो कैसे मिलती है? ओरली मिलती है। चाहे वो माइथोलॉजिकल लॉर हो, चाहे भगवान के बारे में हो, चाहे सोशल ट्रांजिशन की बात करें उसके बारे में इंफॉर्मेशन, या ग्रेट डेट ऑफ एंसेस्टर या हमारे पूर्वजों की बारे में बात करें, तो हमें रिटन सोर्सेस नहीं मिलता। क्या मिलता है? ओरल सोर्सेस मिलता है, यानी कि हमें ओरली मालूम पड़ता है पास्ट के बारे में। समझ में आ गए? आगे समझते हैं। द इंक्रिप्शन ऑन द हड़प्पा सील्स एंड द अदर आर्टिफैक्ट कंफर्म दैट Indian had mastered the art of writing as early the 3rd millennium BCE or perhaps before that। इसका मतलब क्या होता है? हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो भी सील्स मिले हैं, सील्स मतलब जो भी कॉइन मिले हैं, या तो यहाँ पे फिर से देखो द इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जो भी हम लोगों को डिजाइन वगैरह मिलते हैं, जो भी आर्ट ऑफ राइटिंग होती है, कार्विंग जिसे बोलते हैं, उससे वो इंक्रिप्शन होता है। तो जो भी हड़प्पा, जैसे इंक्रिप्शन में आ गया जो भी हड़प्पा के सील, हड़प्पा क्या है? एक सिविलाइजेशन है। समझ में आ गया? द इंक्रिप्शन ऑफ हड़प्पा सील्स एंड अदर आर्टिफैक्ट
अदर हड़प्पा में जो भी हमें कॉइन मिलते हैं या जो भी डिजाइन मिलते हैं, जो भी चीजें वहां पे लिखी गई हो, कार्विंग वगैरह मिलता है, तो उससे हमें क्या कंफर्म होता है? दैट कंफर्म दैट इंडियन हैज मस्टर्ड, मस्टर यानी नोइंग, जानना, आर्ट ऑफ राइटिंग, मस्टर्ड यानी जानना, इंडियन को बहुत पहले ही मालूम था क्या? लिखने का आर्ट इंडियन को मालूम था। कब से मालूम था? देखो, द आर्ट ऑफ राइटिंग एज अर्ली थर्ड मिलेनियम, इंडियन को लिखने का आर्ट थर्ड मिलेनियम या उससे पहले ही मालूम था। थर्ड मिलेनियम यानी 1 मिलेनियम, 1000 ईयर को 1 मिलेनियम कहते हैं। तो यहाँ पे थर्ड मिलेनियम यानी 3000 साल पहले से ही या उससे पहले से ही इंडियन को लिखने का आर्ट मालूम था। समझ में आ गया? यहाँ पे देख रहे हो ना, द आर्ट ऑफ राइटिंग एज अर्ली एज द थर्ड मिलेनियम बीसी और परहैप्स बिफोर दैट। इंडियंस को लिखना कब आता था? या तो थर्ड मिलेनियम तक आता था या इससे पहले आता था। कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो कॉइन मिलते हैं, जो इंक्रिप्शन मिलते हैं, वो कंफर्म करते हैं उस टाइम में जो भी चीजें देखी जाती है वो बताती है कि भैया इंडियन के लोगों को उससे पहले या उससे पहले थर्ड मिलेनियम या उससे और पहले आर्ट ऑफ राइटिंग मालूम था, यानी इंडियन को लिखना आता था। समझ में आ गया? However, the हड़प्पा स्क्रिप्ट इज नॉट एट सक्सेसफुली डेसिफर्ड। इसका मतलब क्या बोलता है? However, the हड़प्पा स्क्रिप्ट, हड़प्पा में जो भी चीजें रिटन में मिलती हैं, जो भी चीजें हड़प्पा के सील वगैरह पे लिखा हुआ है या जो भी वहां पे मूर्तियां उसके ऊपर जो भी चीजें लिखा हुआ है, जो केव्स है उसके ऊपर जो भी चीजें लिखी हुई है, वो क्या हुआ है? नॉट एट सक्सेसफुली डेसिफर्ड। डेसिफर्ड का मतलब होता है पढ़ा नहीं जा सकता। हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो आर्ट ऑफ राइटिंग मिली गई है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता कि मतलब वो लोगों ने क्या लिखा था पता नहीं, उनका वो लोग लिखना जानते थे लेकिन जो भी लिखा है वो आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। बहुत सारे हिस्टोरियन उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, जल्द ही इंफॉर्मेशन कोशिश करेंगे कि वो लोग पढ़ पाएं, क्योंकि उनका लैंग्वेज अलग था। इसीलिए जो भी हम लोगों को इंक्रिप्शन मिलता है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। समझ में आ गया? डेसिफर्ड का मतलब क्या होता है? जो भी पढ़ा नहीं जा सकता है। तो जो भी हड़प्पा के जो भी सील हो गए, जो भी आर्ट ऑफ राइटिंग है, जो भी चीजें हड़प्पा में लिखी गई उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आगे समझते हैं। द अर्लीस्ट नॉन रिटन डॉक्यूमेंट, यानी सबसे पुराना रिटन डॉक्यूमेंट जो मिलता है ऑफ हिस्टोरिकल नेचर फाउंड इन द इंडियन आर इन द फॉर्म ऑफ इंक्रिप्शन। अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे पहले जो रिटन फॉर्म में मिला तो हमें इंक्रिप्शन में मिला है। इंक्रिप्शन में क्या होता है? जैसे दीवारों के ऊपर लिख देना, केव्स के ऊपर लिख देना, प्लेट के ऊपर लिख देना, गुफाओं के अंदर लिख देना, या आप पिलर के ऊपर लिख देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंक्रिप्शन कहते हैं। समझ में आ गया? तो अगर हम अर्लियर की बात करें, रिटन डॉक्यूमेंट हमें कैसे मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ इंक्रिप्शन, यानी जो भी चीजें लिखी गई हैं वो किसके ऊपर लिखी गई? या तो दीवारों के ऊपर, या तो केव्स के ऊपर, या तो पिलर के ऊपर, या तो प्लेट के ऊपर। समझ में आ गया? They are dated to the 3rd century BCE। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको समझा दूंगा। यहाँ पे देखो, दे आर डेटेड टू द 3rd century BC। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100 साल को एक सेंचुरी बोलते हैं। तो 3rd century BC, दैट एम्परर अशोक मौर्याज टाइम। अगर हम बात करें अशोक मौर्य के टाइम में, उस टाइम में अशोक मौर्य कब थे? 3rd BC में थे। समझ में आ गया? 3rd BC में जो एम्परर अशोक थे उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। किसके थ्रू मिलती है? देखो, हिज एडिक्ट आर इंस्क्राइब्ड ऑन नेचुरल रॉक एंड द स्टोन पिलर। जब किंग अशोक थे तो उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? जब किंग अशोक थे तो उन्होंने क्या किया था? पिलर बनवाया था। पिलर मतलब एक वॉल था, उसके ऊपर स्टोन से लिखा हुआ था, यानी कि इंडियन को लिखना आता था। यहाँ पे देख रहे हैं ना, 3rd century BC में किंग अशोक थे, उन्होंने पिलर बनवाया था, उसके ऊपर क्या किया था? स्टोन से लिखवाया था। समझ में आ गया है? तो एक रिटन डॉक्यूमेंट हमें मिलता है 3rd century का इंडिया के बारे में। समझ में आ गया? आगे हम समझते हैं फ्रॉम द 1st century। अगर हम 1st century की बात करें, कॉमन एरा, समझ में आया? कॉमन एरा BC क्या होता है इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप देख लेना। फ्रॉम द 1st century कॉमन एरा इंक्रिप्शंस बिगिन टू अकर ऑन द कॉइन। जो भी इंक्रिप्शन यानी जो लिखा जाता है तो किसके ऊपर लिखा जाने लगा? कॉइन के ऊपर लिखा जाने लगा। आप अभी का कॉइन देखोगे तो उसके ऊपर लिखा होता है ना? कॉइन हो गया। मेटल इमेजेस, लोग क्या करते थे? मेटल लेते थे, उसके ऊपर कार्विंग करते थे, लिखते थे।
एंड द स्कल्पचर यानी कि मूर्तियां लोग डिजाइन बनाते थे उसके ऊपर भी लिखते थे, मूर्तियां बनाते थे, स्कल्पचर उसे बोलते हैं। एंड ऑल्सो ऑन द कॉपर प्लेट, लोग लिखते किसके थे, या तो कॉपर प्लेट के ऊपर लिखते थे, या स्कल्पचर के ऊपर लिखते थे, या तो कॉइन के ऊपर लिखते थे, या मेटल के ऊपर इमेजेस बनाते थे। ये हमारे क्या है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है। समझ में आ गया। दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, चाहे वो कॉइन हो, मेटल इमेजेस हो, स्कल्पचर हो, कॉपर प्लेट हो, इससे हमें क्या मिलता है बच्चों, दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि ये सब हमें पास्ट का इंफॉर्मेशन देते हैं, इससे हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वी गेट टू नो अबाउट द डेट ऑफ वेरियस किंग्स, हमें कॉइन से, मेटल इमेजेस से, स्कल्पचर से, कॉपर प्लेट से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, बहुत सारे किंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज, डायनेस्टिक क्या होता है, डायनेस्टिक का मतलब होता है कि जैसे कि एक जनरेशन बाय जनरेशन, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके दादा हैं, आपके दादा के बाद आपके पापा किंग बने, आपके पापा के बाद आप किंग बने, आपके बाद आपका बच्चा, तो ये क्या होता है, जब जनरेशन चलता रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज। समझ में आ गया। होता कैसा था, एक किंग होता था, उसका बेटा वो किंग बन जाता था, फिर उसका बेटा किंग बन जाता था, ऐसे ही होता था ना पास्ट में, ठीक है, उसको बोलते हैं डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज। तो हमें स्कल्पचर से, कॉइन से, कॉपर प्लेट से, मेटल इमेजेस से क्या मालूम पड़ता है, किंग्स के बारे में मालूम पड़ता है, डायनेस्टिक जेनेलॉजी के बारे में मालूम पड़ता है, टेरिटोरियल एक्सटेंट यानी कौन सा किंग कितना दूर तक उसका एम्पायर था, कितना दूर तक एक्सटेंट था, उसकी इंफॉर्मेशन मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एम्पायर्स, जो भी एम्पायर थे, जो भी किंगडम थे, वो कैसे रूलिंग करते थे, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट, जो भी पास्ट में पॉलिटिकल इवेंट हुए हैं, हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलता है, कॉइन से, मेटल इमेजेस से, स्कल्पचर से, कॉपर प्लेट से। समझ में आ गया। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइम पे कौन कौन से सोशल ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे थे, क्लाइमेट के बारे में, फैमिन्स का मतलब क्या होता है, जब खाने की, फूड की कमी पड़ती है तो उसे हम लोग फैमिन बोलते हैं। समझ में आ गया। फैमिन के बारे में एटसेट्रा ऑफ द रेस्पेक्टिव टाइम्स। अगर हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें कॉइन को समझना होगा, मेटल इमेजेस को समझना होगा, स्कल्पचर को स्टडी करना होगा, कॉपर प्लेट, ये सब पढ़ेंगे तो हमें उस टाइम के इंफॉर्मेशन मिलेगा, उस टाइम के किंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, उस टाइम में जो डायनेस्टिक जीनियोलॉजी है उनके बारे में, किस किंग का टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना था उसके बारे में, और रूलिंग कैसे करते थे, किसका किंगडम कितना दूर था, क्या सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट, फैमिन कैसा था, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है पास्ट के बारे में। समझ में आ गया। द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक। अगर हम इंडियन एंशिएंट की बात करें, उस समय बहुत सारी किताबें लिखना जब स्टार्ट हो गई तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। कौन कौन सी किताबें लिखी गई, रामायण एंड महाभारत, ये बहुत बड़ी किताबें, जब किताबें बड़ी होती है तो उसे एपिक कहते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराणास हो गया, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट यानी जैन और बुद्ध की जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं, जो भी बुक्स लिखी गई हैं, हिस्टोरिकल अकाउंट बाय इंडियन ऑथर, इंडियन ऑथर ने क्या किया, बहुत सारी किताबें लिखी है, और क्या, एंड ऑल्सो ट्रेवलर्स बाय द फॉरेन ट्रेवलर्स आर इंपॉर्टेंट। हमें रिटन हिस्ट्री के बारे में किससे इंफॉर्मेशन मिलती है, रिटन हिस्ट्री के बारे में हमें रामायण से, महाभारत से, पुराण से, जैन बुद्धिस्ट टेक्स्ट से, हिस्टोरिकल अकाउंट जो भी इंडियन ऑथर थे, जो भी वो स्टोरी लिखते थे, उनसे हमें राइटिंग हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी। ट्रेवलर्स यानी कि जो ट्रेवलर आते थे इंडिया में घूमने, तो लोग भी इंडिया के बारे में हिस्ट्री लिखते थे, जो भी ट्रेवलर इंडिया में आते थे। तो क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है, जो कि रिटन सोर्सेस है, लिखी गई है। समझ में आ गए। आपको मालूम है हिस्ट्री 3 टाइप का होता है, पहला ओरल, फिर क्या होता है रिटन, उसके बाद मटेरियल। ये 3 सोर्सेस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री को लिखते हैं। फिर यहां पे देखो, राइटिंग ऑफ बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, जब किसी एक पर्सन के बारे में पूरी स्टोरी लिखा जाता है तो उसे बायोग्राफी कहा जाता है। यहाँ पे देखो, आपने पढ़ा रहेगा रामायण का नाम है रामचरितमानस, यानी कि उसमें किसकी स्टोरी लिखी गई है, गॉड राम यानी भगवान राम के बारे में लिखा गया है। ठीक वैसे जब किसी एक पर्सन के बारे में पूरी स्टोरी लिखी जाती है तो उसे बायोग्राफी कहा जाता है। राइटिंग ऑफ द बायोग्राफीज ऑफ किंग, तो उस टाइम के जब लोगों को लिखना आ गए तो लोग क्या करते थे, किंग के बारे में स्टोरीज लिखते थे, है ना, बायोग्राफी लिखते थे।
डायनेस्टिक हिस्टोरीज मार्क ऑन द इम्पोर्टेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। इंडियन हिस्टोरियोग्राफी की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा किंग के बारे में स्टोरी लिखी जाती थी, नहीं तो डायनेस्टिक हिस्टोरीज लिखी जाती थी। डायनेस्टिक मतलब पहले जैसे कि आपके दादाजी के बारे में लिखा जाए, फिर आपके पापा के बारे में, आपके बारे में, आपके बच्चे के बारे में, मतलब एक ही फैमिली के बारे में जो डिफरेंट जनरेशन होते हैं उनके बारे में लिखा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायनेस्टिक कहते हैं। जैसे हिंदी में वंशावली कहते हैं, वंश के बारे में लिखना। समझ में आ गया? तो सबसे ज्यादा इंडिया में क्या लिखा जाता था, बायोग्राफी लिखा जाता था, और क्या लिखा जाता था, डायनेस्टिक हिस्ट्री लिखा जाता था। क्लियर हुआ? इंडियन हिस्टोरियोग्राफी क्लियर हुआ। हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र रिटेन इन 7th सेंचुरी, एक बुक लिखा गया जिसका नाम है हर्ष चरित्र। कब लिखा गया? 7th सेंचुरी में। समझ में आ गया? किसने लिखा? बाना भट्ट ने लिखा। ठीक है, हर्ष चरित्र कब लिखा गया? 7th सेंचुरी में। किसने लिखा? बाना भट्ट। किसके बारे में? किंग हर्ष के बारे में। किंग हर्ष थे, उनके बारे में लिखा गया एक बुक जिसका नाम है हर्ष चरित्र। कब लिखा गया? 7th सेंचुरी में। किसने लिखा? बाना भट्ट ने। क्या लिखा? बायोग्राफी। समझ में आ गया? यानी कि किंग हर्ष के बारे में बायोग्राफी लिखा गया, उस बुक का नाम रखा गया हर्ष चरित्र। कब लिखा गया? 7th सेंचुरी में। किसने लिखा? बाना भट्ट साहब ने लिखा। ठीक है, इट पोर्ट्रेट, इसमें क्या लिखा? पोर्ट्रेट मतलब क्या एक्सप्लेन करते हैं। इट पोर्ट्रेट ए रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ सोशल, उसमें आप हर्ष चरित्र पढ़ोगे तो उसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उस टाइम का सोशल कैसा था, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या था, पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, रिलीजियस कंडीशन क्या था, कल्चरल लाइफ कैसा था उस टाइम का, जो टाइम जब हर्ष किंग थे उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। किसमें? हर्ष चरित्र में। समझ में आ गया? वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।